कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए आगे क्या हुआ जान लेते हैं। सिंघानिया हाउस में इस वक्त सुबह का वक्त था। अलीशा काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसे वो न्यूज़ तो मिली नहीं थी जो वो चाहती थी। वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी, लेकिन इस बार उसे कोई और न्यूज़ मिल गई। उस न्यूज़ को देखकर तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और दौड़ते हुए नीचे की ओर जाती है। हॉल में ऑलरेडी सब बैठे हुए थे। किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। वो गुस्से से कहती है सारिका के पिता को देखकर, बड़े पापा ये कैसे कर सकते हैं आप? आपने मुझे बेदखल करने के बारे में कैसे सोच लिया? ये गलत है। ये क्यों कर रहे हैं आप? उसकी बात कोई सुन भी नहीं रहा था। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था उसकी बात सुनने में। अभी सारिका की माँ आगे आते हुए कहती है, तुम्हें नहीं पता हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से आज हमारा बिजनेस डूबते डूबते बचा। क्या ज़रूरत थी खुराना एम्पायर से पंगा लेने की? क्या सोच कर किया तुमने ये सब? ऋषभ खुराना ने हमें वार्निंग दी है। अगर तुम्हें बेदखल नहीं किया ना, शाम तक हम सब सड़क पर आ जाएंगे। भीख मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी हम सबको। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अलीशा गुस्से से कहती है, बड़ी माँ आप ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी आप मुझसे प्यार नहीं करती। आपको तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। अलीशा को किसी से प्यार नहीं था, अपने परिवार में से तो बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ रहती थी क्योंकि उसकी पैसों की ज़रूरतें पूरी होती थी। सारिका के पेरेंट्स जितना प्यार सारिका से करते थे उतना ही अलीशा से भी करते थे, पर अलीशा बहुत बिगड़ चुकी थी। उसकी माँ और बाप ने उसे बहुत बिगाड़ दिया था, इसलिए वो घर से बाहर ही ज़्यादा रहती थी। तभी उसकी माँ की तरफ देखकर वो कहती है, आप यहाँ चुपचाप से बैठी हैं और ये सब लोग मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। अलीशा की माँ अपना सिर झुका लेती है। अगर इस वक्त वो अलीशा की साइड लेगी तो उसे भी इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि वो तो खुद बहुत ही निकम्मी औरत है। अलीशा की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। इतना आलीशान घर छोड़कर जाना उसे सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुप रहती हैं। अलीशा नफ़रत से भरकर सबको देखती है और आगे बढ़कर सारिका के बालों को पकड़ लेती है। वो ऐसा कुछ करेगी किसी ने सोचा नहीं था। गुस्से से सारिका को पकड़कर घर से बाहर की ओर ले जाते हुए कहती है, इस घर से निकालना है तो इसे निकालो, मुझे नहीं। और मैंने खुराना से कोई पंगा नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब इसी का किया धरा है। मुझे पता है, इसने आप सबको भड़का दिया है मेरे खिलाफ। ये जलती है मुझसे। मैं सुंदर हूँ और ये सुंदर नहीं है। सारिका के दिल में कभी भी अलीशा के लिए कोई नफ़रत की भावना नहीं थी। वो तो उसे अपनी बहन मानती थी, पर अलीशा एक नंबर की मतलबी और लालची लड़की थी। अलीशा की तरफ देखकर कहती है, तुम पागल हो गई हो। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी कज़न सिस्टर उसके साथ इतना बुरा कर सकती है। सारिका के बालों को अलीशा ने बहुत बुरी तरह पकड़ा हुआ था। उसे दर्द हो रहा था। देखकर सारिका की माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो आगे आती हैं और एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ देती हैं। अलीशा का चेहरा बिगड़ चुका था। उन्होंने 2-3 थप्पड़ जड़ दिए थे। अलीशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो ज़मीन पर गिर गई। किसी ने भी उसे कुछ नहीं कहा। किसी को फ़र्क तक नहीं पड़ा। एक नौकर आगे आया और अलीशा के बालों को खींचते हुए उसे बाहर की ओर ले गया। ऐसा करने के लिए सारिका की माँ ने कहा था। सिंघानिया हाउस के बाहर इस वक्त मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता था कि क्या ये न्यूज़ सच थी, पर सामने का नज़ारा सच था। अलीशा पागलों की तरह गुस्से से चिल्ला रही थी, वो सारिका को मार देगी, वो सारिका को मार देगी। अब वो कोई खूबसूरत लड़की तो नहीं लग रही थी, वो कोई पागल लग रही थी, जो एक मेंटल अपसेट औरत होती है। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके चेहरों पर उंगलियों के निशान थे। थप्पड़ खाकर भी उसे अक्ल नहीं थी आई। अलीशा एक ही दिन में बेघर हो चुकी थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो एक बेकार लड़की थी। वो पागलों की तरह गुस्से से अपने बालों को नोच रही थी और सड़क के पास खड़ी थी। तभी एक शानदार कार आकर रुकती है। उसका शीशा नीचे होता है। उसमें जो इंसान बैठा था उसे देखकर अलीशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। एक अजीब सी चमक आ गई। वो जल्दी से आगे बैठ गई। पता नहीं क्यों, पर ये इंसान शायद उसके लिए सही होगा। वहीं ऋषभ अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके पास आशीष का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि वकील शाम को घर आएगा। इस वक्त वो अपना काम कर रहा है। ऋषभ ने सिर्फ हूँ कहा और फ़ोन काट दिया। उठकर ऊपर की तरफ अपने रूम में गया। उसने देखा मीरा उठ चुकी थी। शायद वो पहले ही उठी हुई थी। ऋषभ उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से उसके सिर को सहलाया और पूछा, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? मीरा ने बस हूँ कहा और अपना सिर उठाकर उसकी गोद में रख दिया।
ऋषभ की बाहों में उसे अच्छा लगता था। वो दुनिया की सबसे सेफ जगह थी उसके लिए। ऋषभ ने प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहा, मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ, एक बार तुम्हारा पैर चेक हो जाएगा। ज़्यादा चोट तो नहीं है ना? मीरा ने बस हाँ कह दिया। ऋषभ दोबारा से पूछता है, क्या भूख लगी है? मीरा कहती है हाँ, उसे सच में बहुत भूख लगी है। ऋषभ सच में हैरान था। इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। इसमें कितना बचपना भरा है। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया और कहा, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए मंगवाता हूँ। तभी मीरा ने कहा, छवि कहाँ है? वो मुझसे गुस्सा होगी ना कल की बात को लेकर। मैं उसे बिना बताए ही चली गई। बहुत डांटने वाली है मुझे आज वो। ऋषभ को एकदम से हैरानी हुई। उसने दोबारा से कहा, छवि को नहीं पता था तुम नीचे जा रही हो? मीरा ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, वो तो वहाँ पर थी भी नहीं जब मैं नीचे गई। उसे कहाँ पता होगा? ऋषभ को अब खुद पर गुस्सा आया। सुबह से उसने छवि को इग्नोर किया। ये वो कैसे कर सकता है? वो वहाँ से उठकर बाहर की ओर जाते हुए कहता है, मैं छवि को बुला कर लाता हूँ। तुम यहीं रेस्ट करो, डॉक्टर को आते होंगे, और हिलने की कोशिश मत करना। ऋषभ की बात सुनकर मन में कहती है, रावण कुमार, खड़ूस कहीं के, इनका मैं क्या ही करूं? पैर पर लगी है, मैं कौन सा यहाँ से डांस करने वाली हूँ? वो ये सब मुंह बनाते हुए बोल रही थी, वो भी अपने मन में। लेकिन ऋषभ को शायद उसके एक्सप्रेशन समझ आ चुके थे। उसने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नाटक करने की ज़रूरत नहीं है और चुपचाप से बैठो। वो बाहर की ओर चला गया। मीरा बहुत ही नाटक करती थी। नौटंकी में तो वो एक नंबर की थी। ऋषभ वहाँ से निकलकर छवि के रूम में आया। छवि उल्टी बेड पर लेटी बस रो रही थी, तकिए में मुंह छुपाया हुआ था। ऋषभ को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। पहली बार शायद जिंदगी में उसने छवि को इग्नोर किया। उसे अपनी बहन को अब मनाना होगा। उसने हिम्मत की। आगे बढ़कर वो बेड पर बैठ गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी हो? ऋषभ की छुअन ने छवि और भी ज़्यादा रोने लगती है। वो प्यार से उसे उठाते हुए कहता है, अच्छा सॉरी, अपने भाई को माफ़ कर दो। क्या इतना गुस्सा हो कि मुझे देखना भी नहीं चाहती? छवि जल्दी से उठकर उसके गले लग जाती है और बच्चों की तरह गुस्सा करते हुए कहती है, मैं नहीं करूँगी बात। आपने मुझसे बात भी नहीं की, मुझे पूरा दिन इग्नोर किया है आपने। उसे इस तरह कहता देखकर ऋषभ कहता है, अच्छा मैं सॉरी बोल देता हूँ। छवि जल्दी से कहती है, मैं नहीं मानने वाली सॉरी से। उसने मुंह फुलाया और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ऋषभ हैरान सा हो गया। सारे बच्चे उसकी किस्मत में क्यों थे? ऋषभ कहता है, अच्छा ओके ठीक है, मैं तुम्हारी फेवरेट बाइक का लिख दूंगा, अब मान जाओ। सुनकर तो छवि की आंखों में चमक आ जाती है और वह जल्दी से कहती है, ठीक है, मैं माफ़ कर देती हूँ। ऋषभ ने छवि के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मीरा तुम्हें बुला रही है। मीरा का नाम सुनकर छवि को बुरा लगा। उसने कल के लिए सॉरी कहा। मीरा के साथ इतना बुरा हो गया था। ओके कहकर ऋषभ वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। तो वहीं छवि मीरा के पास चली जाती है। आज उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। ऋषभ काफ़ी बिजी था क्योंकि शाम को जो बम उसे फोड़ना था ना, उसकी तैयारी उसे अभी से करनी थी। बहुत कुछ बदलने वाला था। छवि को देखकर मीरा बहुत खुश हो गई। वो दौड़कर उसके गले लग गई। उसने डांटते हुए कहा, पागल लड़की, क्या ज़रूरत थी उस बेवकूफ़ अलीशा के साथ जाने की? अगर तुझे कुछ हो जाता ना, कल हम सब लोग तो पागल हो गए, स्पेशली भाई। तू देख भी नहीं सकती थी वो कितने अपसेट थे। मीरा कुछ कहती नहीं है क्योंकि वो जानती थी इस घर का हर इंसान उसके बहुत प्यार करता था, उसकी कदर करता था, उसकी केयर करता था। वो प्यार से कहती है, अच्छा सॉरी। जो प्यार उसे अपनों ने नहीं दिया ना, वो यहाँ आकर उसे खुराना के हाउस में मिला था। बात को बदलते हुए कहती है, अच्छा ये सब छोड़, कल तुम दोनों ने क्या क्या किया, तूने और भाई ने? भाई से तो मैं पूछ भी नहीं सकती, और तू तो मेरी दोस्त है, तू ही बता दे। कल की बात याद कर तो मीरा का चेहरा फिर से थोड़ा गुलाबी सा हो गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा लिया। हाय, वो कैसे बता सकती है? उसने सोचा, तुम कितनी बेशर्म हो, और तुम्हारा भाई भी। छवि उसे छेड़ते हुए कहती है, ऐसा क्या किया है मेरे भाई ने जो तू इतना शर्मा रही है? कहीं मैं बुआ तो नहीं बनने वाली ना? ये सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है। वो तकिया उठाकर छवि को मारते हुए कहती है, बेशर्म कहीं की, सबके सब बेशर्म है। छवि उसे कुछ कहती है उससे पहले एक सर्वेंट खाना लेकर अंदर आ जाता है। खाना देखकर तो मीरा का मुंह ही बन गया, पर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। लेकिन जब उसने प्लेट का खाना देखा ना, उसका मुंह ऐन फट जाने जैसा हो गया। उसने घूर कर सर्वेंट को देखा, जैसे उसे आंखों से ही मार देगी। छवि देखकर हंसे जा रही थी।
खाना तो मीरा की जान है, लेकिन ये डाइट फूड देखकर तो वो बेचारी क्या ही करे, पर उसे बहुत संतुष्टि हो रही थी। मीरा ने सर्वेंट को घूरते हुए कहा, ये क्या है? सर्वेंट बेचारा नॉर्मल आवाज़ में कहता है, मैडम खाना सर ने भेजा है और उन्होंने कहा आपको यही खाना दिया जाए। मीरा अब कुछ भी नहीं कर सकती। ऋषभ से बहस करने की हिम्मत उसमें भी ज़रा भी नहीं है। छवि और मीरा ने वही खाना खाया, वो डाइट का खाना। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर भी आए। उन्होंने अच्छे से उसके पैर को चेक किया और काकी माँ भी थी जो हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। हर कोई इस घर में सिर्फ मीरा की केयर कर रहा था, मीरा से प्यार कर रहा था। हल्दी वाला दूध देकर मीरा का मुंह बन गया। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ना चाहते हुए भी उसे पीना पड़ रहा था, क्योंकि काकी माँ ने बहुत प्यार से उसे कहा था। डॉक्टर ने मीरा के पैर को अच्छे से चेक किया था और बताया था कि मोच है, दवाई दे देती है। काकी माँ बाहर जाते हुए मीरा को अच्छे से दूध खत्म करने को कह गई थी। आज का पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। मीरा ने मासूम सी शक्ल बनाई। इस वक्त वो इलिशा से नफरत करने की बजाय अपने खाने के बारे में सोच रही थी। मीरा की ऐसी हालत देखकर छवि हंस हंस कर पागल हो चुकी थी। मीरा और छवि ने बहुत बातें की। वो दोनों 3 सालों से एक दूसरे को जानती हैं और छवि जानती है मीरा का खाने के लिए प्रेम वो दुनिया में सबसे ऊपर है। वो किसी की नहीं सुनती, उसके सामने किसी की नहीं चलती, लेकिन आज उसकी चल नहीं रही थी। उसकी जिद कुछ भी काम नहीं आ रहा था। सब कुछ अच्छा था। दूध पीने के बाद उसने 100 तरह के मुंह बनाए थे। वो ऋषभ को बस कोसे जा रही थी, ऐसे ऐसे नाम दे रही थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि रावण कुमार, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। प्यार का मतलब भी पता है। लोग अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट भेजते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। ये मुझे घास फूस खिला रहे हैं, कंजूस कहीं के। उसकी हरकतें देखकर छवि हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी। उसने सोचा ये दोनों कैसे रहते होंगे, ये क्या ही रोमांस करेंगे, इनकी बातें भी क्या है। बातें करते करते दोनों ही बेड पर लेट गई। अब बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया था। दोपहर तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, शाम होने वाली थी। पूरी दोपहर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बस लोगों की चुगलियाँ की थी, पता नहीं कौन कौन सी बातें की थी। तभी खुराना हाउस के बाहर एक लड़की अंदर आती है। कोई 25 या 24 साल की होगी, काफ़ी खूबसूरत है। दिखने में खूबसूरत है, पर आंखों पे चश्मा चढ़ाया है। आशीष के साथ आ रही है चलते हुए अंदर। नौकर उससे बैग ले लेते हैं जो उसके हाथों में थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि श्रेया थी। उसने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई और किचन की तरफ देखा जहाँ काकी माँ खड़ी थी, और दौड़कर उनके गले लग गई और इमोशनल होकर कहा, आप कैसी हैं? काकी माँ ने भी प्यार से उसके सिर को सहलाकर कहा, कैसी है बच्चा तू लौट आई है, ये बड़ी अच्छी बात है। श्रेया की आंखों में पानी सा भर आया। वो 5 साल बाद इंडिया लौटी है, 5 साल बाद अपने घर आई है, एक लंबा सफ़र तय करके। वो अपनों से मिल रही थी। श्रेया उनसे अलग होते हुए कहती है, छवि कहाँ है और भाई भाई कहाँ है? देखो मुझसे प्यार भी नहीं करते, कोई मुझे लेने भी नहीं आया। ये सब वो जानबूझकर कर रही थी। सब कुछ सबको पता होता है, काकी माँ हंसते हुए कहती हैं। ऊपर है छवि मीरा के साथ। ऋषभ अपने स्टडी रूम में है। मीरा का नाम सुनते ही श्रेया मुस्कुराकर कहती है, मीरा। उसे आशीष ने गाड़ी में ही सब कुछ बता दिया था, एक एक पल। उसने सब कुछ उसे समझाया था। और कहीं ना कहीं अब श्रेया चाहती भी थी उसका भाई आगे बढ़ जाए। उसे अपने भाई की खुशी चाहिए थी, और वो कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। लोग क्या कहते हैं इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब वो जानते हैं लोग इस रिश्ते को इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसका भाई खुश है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अपने भाई के लिए इतना तो कर सकती है ना। ऋषभ ने उन दोनों के लिए बहुत कुछ किया था। श्रेया पहले अपने भाई से मिलने गई। जैसे वो स्टडी में पहुंची, सामने एक हैंडसम सा लड़का लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। श्रेया की आंखों में पानी सा भर गया। उसने आवाज़ में कहा, भाई। बाकी के शब्द तो उसके मुंह में ही रह गए। ऋषभ ने सिर उठाकर श्रेया को देखा, उठकर उसे गले लगा लिया। श्रेया की आंखें भीग कर उसके गालों पर उसके आंसू आ गए। वो काफ़ी देर तक ऋषभ के गले लगे रोती रही। ऋषभ ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, कैसी है और कैसा रहा सफ़र तेरा? आशीष पीछे से गुस्से से श्रेया और ऋषभ को घूर रहा था। इन दोनों भाई बहनों ने उसे इग्नोर मार दिया था। वे सोच रहा था, मुझसे तो हमेशा गुस्से से बात करता है, और अपनी बहन से देख कैसे बात कर रहा है। मीरा और बहनों से तो मीठी आवाज़ में बात करता है, जैसे ज़ुबान में शक्कर घुल गई हो। मुझ में क्या कांटे लगे हैं?
ऋषभ थोड़ा सा आशीष को गुस्से वाला लुक देता है, जैसे कह रहा हो मेरी बहन को नज़र मत लगाइयो। श्रेया खुश होते हुए कहती है, मीरा कहाँ है, मुझे मिलना है उससे। मीरा का नाम सुनते हुए तो ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्रेया कहती है, मुझे तो मिलना है उससे, मैं भी तो मिलूं जिसने आपके दिल में जगह बना ली। वो जल्दी से छुपा भी लेता है। ऋषभ कहता है वो ऊपर है छवि के साथ मेरे रूम में। श्रेया ओके कहकर वहाँ से भाग जाती है ऊपर की ओर। आशीष स्टडी रूम में ही था, वो दोनों अब अकेले थे। तो आशीष ऋषभ से दोबारा से पूछता है, तू सीरियस है ना? मुझे लगता है तुझे पहले मीरा से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, कम से कम एक बार पूछ ले उससे। तो ऋषभ बिना बोले ही वहाँ से उठकर बाहर निकल जाता है। ऊपर छवि और मीरा अपनी मस्ती में बातें कर रहे थे। तभी एक खनकती हुई आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनकर छवि दौड़कर रूम के बाहर की ओर जाती है। मीरा तो हैरान हो गई, इसे क्या हो गया है भाई? छवि दौड़कर श्रेया के गले लग जाती है। दोनों बहनें बहुत ही इमोशनल हो गई। दोनों काफ़ी देर बाद मिली थी। दोनों बिना बोले चुपचाप से खड़ी रहती हैं। श्रेया छवि को छेड़ते हुए कहती है, फ़ोन पर तो इतनी बड़ी नहीं लगती, तू सच में बड़ी हो गई है यार। छवि मुंह फुलाकर कहती है, आप आते ही मुझे तंग करने लगे हो। श्रेया हंसते हुए कहती है, मैंने तुझे बहुत मिस किया बच्चा। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे मेरी कहानी।